आप देख रहे हैं विवेक डेली अपडेट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के द्वारा जो नया नक्शा जारी किया गया है उसके बारे में। तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक तथा जूनागढ़ को पाकिस्तान का भाग उन्होंने दर्शाया। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री जी का कहना है कि यह नया मानचित्र उनके देश की जनता की के आकांक्षाओं को दर्शाता है। सोचिए, ये इनकी विदेश मंत्री का कहना है। तो अब इस पे भारत की प्रतिक्रिया आनी ही थी। तो भारत ने क्या प्रतिक्रिया, उस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि भारत ने इस मानचित्र को बेवकूफ़ी की कवायद बताते हुए खारिज कर दिया और इस प्रकार के हास्यास्पद दावों का ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता, यह कहकर भारत ने इसे खारिज कर दिया है। भारत ने साथ में यह भी कहा है कि इस प्रकार के मानचित्र के जारी करने से पाकिस्तान द्वारा क्षेत्रीय सीमा के विस्तार की सनक की भी पुष्टि होती है कि जो वो लंबे समय से चाह रहा है और जिसे वह सीमा पार आतंकवाद की सहायता से पूरा करने की मंशा रखता है। तो अब इन्होंने मानचित्र जारी कब किया? इन्होंने इस मानचित्र को भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने तथा राज्य को 2 संघ शासित प्रदेश में विभाजित किए जाने की वर्षगांठ के एक दिन पूर्व ही जारी किया। ठीक है, तो जो पिछले साल जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया गया था और उससे क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसको वापस ले लिया गया था और उसका वर्षगांठ पूरा होने वाला था। उससे एक दिन पूर्व ही क्या किया गया था कि ये मानचित्र पाकिस्तान द्वारा जारी किया गया। अब भारत सरकार द्वारा पिछले 2 नवंबर को एक मानचित्र जारी किया गया था। पिछले 2 नवंबर को एक मानचित्र जारी किया गया था। उसमें बताया गया कि जिसमें पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग, यहाँ पे संघ शासित प्रदेश बोला गया है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर कोई एक राज्य न होके 2 अलग अलग केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बन गया है। एक तो जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था और दूसरा जो लद्दाख वाला हिस्सा था। तो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भाग तथा गिलगित बल्टिस्तान को लद्दाख का भाग दिखाया गया। गिलगित बल्टिस्तान को लद्दाख का भाग दिखाया गया था, जो भारत ने लॉन्च किया था अपना जो मैप था उसमें। तो पाकिस्तान का यह कदम भारत के मानचित्र के जवाब में उठाया गया ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसी के जवाब में उन्होंने यह मानचित्र जारी किया है। तो अब जो पाकिस्तान ने नया मानचित्र जारी किया है वो आपके सामने ये है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर क्रीक नाम का एक रेखा है। ये रेखा एक नदी पे बनी हुई है। इसके बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इसके आगे से जो ये लाइन है, ग्रीन लाइन, इसके आगे से आगे भी उनका हिस्सा है। मतलब वो उन्होंने इस मानचित्र की सहायता से अपने आप को, अपने देश में इस हिस्से को भी शामिल कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये सर क्रीक है कहाँ पे। तो सर क्रीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कच्छ के रण की दलदली भूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यही वाला जो ये पट्टी है वो लगभग 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इस जलधारा को मूल रूप से बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे इसका सर क्रीक नाम रख दिया गया। सर क्रीक की यह धारा गुजरात के कच्छ क्षेत्र से पाकिस्तान के सिंध प्रांत को विभाजित करती हुई अब अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी, यहाँ पे आप लोग देख सक रहे हैं, ये अरेबियन सी का एरिया है। तो यहाँ से ये जो बाण गंगा है वो आके इस जगह पे आके गिरती है।
अब इससे संबंधित विवाद क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सर क्रीक रेखा विवाद वस्तुतः कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या में निहित है। ठीक है, जो कच्छ और सिंध के बीच जो समुद्री सीमा रेखा है उसकी अस्पष्ट व्याख्या में यह निहित है। तो इसमें क्या था कि पाकिस्तान इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि सीमा रेखा इस क्षेत्र के मध्य से गुजरनी चाहिए। मतलब कि जो वो नदी है उसके मध्य से ये रेखा गुजरनी चाहिए थी। भारत अपने समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में वर्णित थालवेग सिद्धांत, जिसको थालवेग डॉक्ट्राइन का बोलते हैं, उसका हवाला देता है, जिसमें कहा गया था कि किसी जल निकाय की नौगम्य होने पर दो राज्यों की मध्य सीमा को नदी की धारा के बीच से विभाजित किया जा सकता है, ये उसमें कहा गया था। अब इसमें उन्होंने जूनागढ़ तक को अपना हिस्सा बता दिया है। पाकिस्तान ने जूनागढ़ तक को अपना हिस्सा बता दिया गया। जूनागढ़ जैसे आप लोग जानते हैं कि गुजरात में है, तो इसके बारे में भी, इससे भी संबंधित कुछ विवाद है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो ये आप लोग जूनागढ़ का नक्शा देख पा रहे होंगे। तो जूनागढ़ गुजरात के तटीय क्षेत्र में स्थित है तथा यह काठियावाड़ क्षेत्र का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? काठियावाड़ क्षेत्र का एक हिस्सा है। तो जूनागढ़ रियासत ने विभाजन के समय 1947 में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया था, जिसे 1948 में जनमत संग्रह के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। वहाँ जनमत संग्रह कराया गया और उसमें औपचारिक रूप से भारत में शामिल किया, जिसमें उस समय पाकिस्तान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तो सरदार पटेल ने 1 नवंबर 1947 को, ये डेट आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1947 को जूनागढ़ में भारतीय सेना भेज दी। उसके बाद उसी साल दिसंबर में वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए मतदान किया और 1% लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। इस प्रकार जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया था। अब इसी जूनागढ़ के इलाके को पाकिस्तान क्या करना चाहता है? अपने में शामिल करने की वो सोच रहा है। इसलिए अब उसने इस क्षेत्र तक को अपना हिस्सा बताया अपने नए मैप के जरिए। तो अब इस मैप के जारी होने के बाद अब आगे की क्या कंडीशन होती है, इस पे हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, जिसमें पहला है कि एक चावल की प्रजाति है जिसको कहा जाता है पोकल्ली। क्या कहा जाता है? पोकल्ली। तो चावल की पोकल्ली किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जाने जाती है। ठीक है, तो इसका उत्पादन केरल के तटीय जिलों में होता है। कहाँ पे होता है? केरल के तटीय जिलों में होता है। और पोकल्ली किस्म के चावल की विशिष्टता के कारण इसे भौगोलिक संकेत, जिसको आप लोग जियोग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडेक्स या फिर जीआई टैग, और यह अनुसंधान का विषय बना हुआ है। इस चावल को आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जैविक रूप से उगाई जाने वाली पोकल्ली अपने विशिष्ट स्वाद तथा प्रोटीन की उच्च मात्रा के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, इसलिए केरल को इसका जीआई टैग भी दे दिया गया है। अगला है माई जीओवी। माई जीओवी आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा और इस पर काफ़ी बार एक्सेस भी किया होगा। तो माई जीओवी, जिसे आप mygov.in किसी गूगल सर्च में जाके टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो आप इसके साइट पे पहुंच जाएंगे। क्या है? mygov.in। तो यह भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने, जिसको क्राउड सोर्सिंग कहा जाता है, लोगों के विचार जानने को क्या कहा जाता है? क्राउड सोर्सिंग। तो ये क्राउड सोर्सिंग का एक प्लेटफॉर्म है। इसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना था। 26 जुलाई 2014 को अपने लॉन्च के बाद से माई जीओवी ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, एसएमएस आदि प्रणालियों का उपयोग करते हुए चर्चा, कार्य, नवाचार चुनौतियां, जनमत संग्रह, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज आदि के विभिन्न तरीकों को अपनाया है। अब ये चर्चा का कारण क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में गोवा ने माई जीओवी नागरिक भागीदारी मंच अपने आप को उसमें शामिल कर लिया गोवा ने, और इससे पहले 12 अन्य राज्य
माई जियो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।